जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज था बड़ा दिन, क्योंकि न सिर्फ देश का सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश का चुनाव था, बल्कि कई और राज्यों में चुनाव थे। यूपी का रण दूसरा चरण आज संपन्न हो गया। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के वो बड़े चेहरे जो वोट देने के लिए पहुंचे। जितिन प्रसाद को आप देख रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए, वोट देने के लिए पहुंचे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुख्तार अब्बास नकवी को आप देख रहे हैं। इसके अलावा सुरेश खन्ना जो शाहजहांपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, और ये काजिम को जो देख रहे हैं जो आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े चेहरे जो वोट देने पहुंचे थे। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लोगों की भारी भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले, वोट देने पहुंचे। सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की वोटिंग हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं। आइए अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। उत्तराखंड में, जी हां, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री धामी को आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जो वोट करने के लिए पहुंचे। निशंक साहब को आप देख रहे हैं। आइए अगली तस्वीर में आप दिखाने जा रहा हूं। गोवा में भी वोटिंग हुई। गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री को वोट डालते आप देख रहे हैं। तो बंपर वोटिंग हुई अलग अलग स्टेट्स में। सबसे पहले आइए अब आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में कितने फीसदी तक वोटिंग हुई है। सबसे पहले देख लीजिए, सहारनपुर से शुरू कर रहा हूं। ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है। सहारनपुर में 67%, 67% से ज्यादा वोटिंग हुई। अमरोहा में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई। मुरादाबाद में 64.5% से ज्यादा वोटिंग हुई। बिजनौर में लगभग 61.5% के आसपास वोटिंग हुई। रामपुर में लगभग 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं। बरेली में 57.68% वोटिंग। संभल में 56.88% वोटिंग हुई है। बदायूं में लगभग 56% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में 55.20% वोटिंग हुई। आपको बताऊं 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई है। लेकिन इस दरमियान वोटिंग हो रही थी और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। योगी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के महायज्ञ के द्वितीय चरण में अमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने वाली समस्त जागरूक सम्मानित जनता का हार्दिक अभिवादन है। आपका उत्साह आपकी जागरूकता को प्रतिबिंबित कर रहा है। आपका वोट उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से समृद्धि की यात्रा को नवीन गति प्रदान करेगा। तो योगी के ट्वीट के अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया जिस वक्त वोटिंग हो रही थी। अखिलेश का ट्वीट दिखाऊंगा। अखिलेश ने लिखा, जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। मतदान करें। अखिलेश ने भी वोट करने की अपील की। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवाता हूं जो वोट देने पहुंचे थे, जमीन पर कतारों में लाइन में लगे थे, वो आखिर क्या सोचकर वोट कर रहे थे, किसे वोट कर रहे थे और क्यों वोट कर रहे थे। सुनिए जरा उन्हें। आप जो है योगी आदित्यनाथ के फैन है? नहीं, योगी आदित्यनाथ के फैन नहीं है हम, लेकिन हम विकास जो कराया, जो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, योगी जी ने विकास कराया। बिल्कुल बिल्कुल कराया। स्वार के अंदर हुआ, बगैर किसी भेदभाव के आवास बने हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, राशन फ्री दिया। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं और सपा वाले तो कह रहे हैं योगी ने कुछ किया नहीं मुसलमानों की। नहीं, तो वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन जो हकीकत है वो तो है ना। यहाँ पर 4000 आवास बने, तकरीबन 4000, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट आवासों की 4000 आवास बने हैं, जिसमें से हिंदू जाति के सिर्फ 100 सवा 100 हैं, बाकी सब मुसलमानों के हैं। ये झूठ नहीं है, हकीकत है, सच्चाई है। ये तो कह रहे मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, मुसलमान कहाँ डरा हुआ? मुसलमान पिछले सरकार में तो गुंडाई इतनी बड़ी हुई थी, पिछले सरकार में इतनी गुंडाई बड़ी हुई थी कि थाने में जो है कहना कोई काम नहीं हुआ करता था। आज जो अगर गलत हुआ है, तो अगर पार्टी के किसी भी नेता ने भी गलत किया है, तो ये सच्चाई है, हकीकत है कि जो है कहना सजा उसे भी मिली है। आजम खान का तो यहाँ बहुत जलवा रहा। उस समय के लिए जलवा रहता है जब उनकी दबंगाई चलती है। अब योगी मोदी जी बैठे हैं, इनके सामने कोई दबंगाई नहीं है। राशन मिल लिया, सिलेंडर मिल लिया, सब कुछ मिल लिया, रिफाइंड मिल लिया, चने मिल रहे हैं, सब कुछ मिल लिया है हमें। रिफाइंड भी मिल रहा है। हाँ, चना, हाँ, और नमक भी, और मकान भी बनने हैं। मकान भी बन रहा है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। तो कब अभी शुरू हुआ या अखिलेश के टाइम में भी था? ना, अभी शुरू हुआ मोदी के टाइम में, मोदी की सरकार में, योगी की, योगी मोदी की। मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि अभी लोग कह रहे थे पेट्रोल के दाम पर कह रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं? आप इनसे ये तो पूछ लिए पेट्रोल के दाम बढ़े कितने, किसने मोटरसाइकिल बेच दी अपनी? एक घर में 4 मोटरसाइकिल है। पहले एक सिलेंडर चलता था घर में, आज 10 सिलेंडर चल रहे हैं। सिलेंडर इधर सुन, मेरे पास 8 2 बची है। साइकिल जीत रही है, साइकिल हमारी
साइकिल झर्राटे काट रही है, झर्राटे जी, झर्राटे काट रही है। जो इन्हें जो है अगर ये जो वादा इनसे कर लेता है ये अपना दिल में निकाल के दे देते हैं। अभी दिल किसको निकाल के दिया, अखिलेश को कि योगी को? अभी दिल किसको निकाल? मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं मैं ये अरे सुनिए एक इन्हें ये मालूम नहीं है मैं जो लड़ाई लड़ लिया हूँ, मैं लड़ाई जो लड़ लिया हूँ वो इनकी लड़ाई लड़ लिया हूँ। वोट हम तो मोदी जी को देते हैं। क्यों मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। क्या किया मोदी जी योगी जी ने? हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। वो अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि पब्लिक के घरों में लैट्रिन थी, लैट्रिन बनवा के दी। पब्लिक के मकान नहीं थे, गरीबों के मकान बनवा दिए। सरकार बन रही है हमारी भैया, सरकार हमारी बन रही है। अरे सरकार तुम्हारी बन रही, 10 तारीख को नतीजा। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? हैदर अली को यूं सिलेक्ट कर रहे हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। वसीम भाई क्या कह रहे हैं? 2.5 लाख रुपए कॉलोनी की जो मिले हैं अब से पहले तो कभी नहीं मिले। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं एक बड़ी बात, वो ये कि पिछले 15 साल का इतिहास ये कहता है कि जिसने ये दूसरा चरण जीत लिया उसने उत्तर प्रदेश जीत लिया। आइए अब आपको उसका उदाहरण देने जा रहा हूं। जिसने दूसरा चरण जीता यूपी पर उसी का कब्जा आपके सामने देखिए जरा। 2017 की तस्वीर देखिए। 2017 यानी पिछला चुनाव 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 15 सपा ने, कांग्रेस ने 2, बसपा अंडा। यानी जिसने बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती योगी मुख्यमंत्री बने। 5 साल और पीछे चलिए। 2012 बीजेपी 4, एसपी 40, कांग्रेस 3 और बीएसपी 8। सबसे ज्यादा सीटें एसपी ने जीती, मुख्यमंत्री अखिलेश बने। 5 साल और पीछे चलिए। 2007 बीजेपी 7, एसपी 11, कांग्रेस 2 और बीएसपी 35, मायावती सीएम बनी। यह कहता है कि जिसने दूसरा चरण जीत लिया उसने यूपी जीत लिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि दूसरे चरण में सियासतदान अपने अपने इलाकों से खम ठोक रहे थे, क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। पिछली बार भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और इस बार फिर उससे भी ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। जितना कॉन्फिडेंस पहले था उतने कॉन्फिडेंस जनता का साथ भी है और जनता विकास चाहती है, जो कि इन 5 सालों में सर्वाधिक उपलब्धि जनता को मिली है। जनता महसूस करती है कि शाहजहांपुर के विधायक के रूप में मेरा क्लेम सबसे बेहतर। एक्सप्रेसवे से लेके एयरपोर्ट्स और गांव तक आवास और शौचालय और खाद्यान्न वितरण, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और उससे ज़्यादा गंभीर बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उत्तर प्रदेश की, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। मुझे लगता है उनकी गणित भी ठीक नहीं है। 15 सीटें जीते थे पिछली वाले चुनाव में 2017 में, और वो 15 भी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि उनको लड़ाई लड़नी है, समाजवादी पार्टी या विपक्ष को लड़ाई लड़नी है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। 5 साल में जो कहा वह किया, भ्रष्टाचार समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया। आज भय मुक्त शासन है, प्रशासन है। कानून का जहां राह होता है, बेटियां और माताएं सुरक्षित होती हैं। तो यूपी के बड़े नेताओं को आपने सुन लिया, लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं सबसे हाई प्रोफाइल सीट कौन सी थी। वो थी आजम खान की। लेकिन ये सीतापुर जेल की तस्वीर है, क्योंकि आजम खान जेल में थे और रामपुर में वोटिंग हो रही थी। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। आजम खान तो नहीं पहुंचे, आजम खान की पत्नी को आप देख रहे हैं, तंजीम फातिमा, जो वोट करने के लिए रामपुर सदर सीट पर पहुंची, क्योंकि पति जेल में है और पत्नी ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन आइए आपको बताऊं एक बात बड़ी, कि आजम खान की सीट पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन योगी ने बड़ी बात कही कि आजम खान को जेल में रहने के पीछे अखिलेश यादव जिम्मेदार है। उस पर आजम खान की पत्नी ने क्या कहा, सुनिए जरा। पहली बार ऐसा हुआ है कि आजम खान की रामपुर सदर सीट पर वोट पड़ रहे थे और आजम खान जेल में बंद है। रामपुर की सियासत में आजम की जेल बड़ा मुद्दा है, लेकिन योगी ने मुलायम के करीबी आजम की कैद के पीछे अखिलेश को घेर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजम खान अखिलेश की वजह से जेल में है। अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। इस बीच आजम खान की पत्नी और सांसद तंजीम फातिमा ने
योगी के इस बयान को सिरे से खारिज किया। वहीं सपा नेता इमरान मसूद ने भी योगी पर पलटवार किया। नहीं, ये कहना गलत है। जहां योगी जी और गलत बातें कहते हैं वहीं उन्हीं में से एक ये भी है। माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेहरबानी आप ही कर दें, आप ही आजम साहब को बाहर कर दें। हम आपके कृतज्ञ होंगे, हम आपके एहसानमंद होंगे, आप आजम साहब को बाहर कर दें। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? आजम साहब के ऊपर मुर्गी चोरी के मुकदमे लगाओगे, भैंस चोरी के मुकदमे लगाओगे, शर्म नहीं आती? अब इंतजार अखिलेश की प्रतिक्रिया की है कि वो क्या कहते हैं या इस मामले पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अखिलेश पर आजम की अनदेखी का आरोप पहले भी लगता रहा है। तो बात पिता की हो गई। पिता जेल में था लेकिन बेटा कुछ महीने पहले वापस आया है जेल से। अब्दुल्ला आजम भी रामपुर की स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वोट देने के लिए रामपुर पहुंचे, वहीं उनका वोट था। लेकिन अब्दुल्ला के सामने जो कैंडिडेट हैं वो है हैदर। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। हैदर पहुंचे, ये काजमी को देख रहे हैं, इनके सुपुत्र, इनके बेटे हैं हैदर, जो पीछे जिनको आप देख रहे हैं वोट देने के लिए पहुंचे। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। अब्दुल्ला कह रहे हैं वो जीत रहे हैं स्वार से, और हैदर जो कि बीजेपी गठबंधन के कैंडिडेट हैं, पहला मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी गठबंधन का जो आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सुनिए। मैं यहाँ के लिए नहीं, हर जगह के लिए बहुत श्योर हूँ कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मैंने कहा ना आपसे, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आपको दिखेगा। पूरे फेज में जहाँ भी वोट पड़ रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। अखिलेश यादव जी की सरकार में जब यहाँ पर लोगों के घर तोड़े जा रहे थे तब अखिलेश यादव जी कुछ बोले नहीं। जब यहाँ से लोग उनके पास गए तो उन्होंने कहा रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता। तो अखिलेश जी जब आए थे उन्होंने विकास का कोई मुद्दे की बात नहीं उठाई। तो यूपी में वोटिंग हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में थे, जहां तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी रैली कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे और इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर चुन चुन कर हमले किए। प्रधानमंत्री के निशाने पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। पीएम मोदी ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा, अखिलेश यादव भरोसे के लायक नहीं है। पीएम ने कहा, चुनाव बाद जयंत को भी बाहर कर देंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस और बीएसपी के साथ भी वो ऐसा ही कर चुके हैं। हमेशा एक नया साथी ढूंढ लाते हैं, फिर लात मार देते हैं। यानी प्रधानमंत्री का कहना था, पहले राहुल लाए, उन्हें किनारे किया, फिर मायावती के साथ आए, उन्हें किनारे किया, और अब जयंत के साथ आए हैं, चुनाव बाद उन्हें किनारे लगा देंगे। अखिलेश ने केवल अपने परिवार का भला किया है। सपा परिवार की पार्टी है, बाकियों का इस्तेमाल करती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अखिलेश पर अटैक किया। सुनिए जरा। पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे। दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, लेकिन एक चुनाव में, इस चरण के और पहले चरण के चुनाव में बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये, क्या हिजाब ने कराई है बंपर वोटिंग। पहले चरण में बंपर वोटिंग, दूसरे चरण में बंपर वोटिंग। ये तस्वीर देखिए, रामपुर में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की हिजाब में कतार जो आप देख रहे हैं, रामपुर में बंपर वोटिंग हुई है मुस्लिम बहुल। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, मुरादाबाद की दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये देखिए जरा। मुरादाबाद में भी जो कि मुस्लिम बहुल है, यहां भी भारी संख्या में वोटिंग हुई है, जो आज से पहले, अब से पहले कभी नहीं हुई। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, अमरोहा की मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां भी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, यहां भी जबरदस्त वोटिंग हुई है, मुस्लिम बहुल इलाका है। तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर मैं दिखाऊंगा सहारनपुर की। सहारनपुर में देखिए, यहां भी लंबी भीड़ नजर आई,
भारी संख्या में लोग निकले वोट करने के लिए। तो एक बुनियादी सवाल यह है, क्या हिजाब की वजह से बम्पर वोटिंग हो रही है? क्या हिजाब के मुद्दे ने सब कुछ बदल दिया है, सारे समीकरण बदल दिए हैं? देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मुस्लिम बहुल सीट, यानी सेकेंड फेज, दूसरे चरण की मुस्लिम बहुल सीट। देखिए नकुड़ सीट पर 72% से ज्यादा, लगभग 73% वोटिंग हुई है। यह वोटिंग इससे पहले नहीं हुई। बेहट सीट मुस्लिम बहुल 72% से ज्यादा वोटिंग। ठाकुर द्वार पर 72% से ज्यादा वोटिंग, 72.35% वोटिंग। अमरोहा नगर इस सीट पर 65.76% वोटिंग और कुंदर की 65.5% लगभग वोटिंग हुई है इस सीट से। देवबंद, सहारनपुर की देवबंद सीट पर भी 65% वोटिंग हुई है। सहारनपुर देहात में 63% वोटिंग हुई है। धामपुर में भी 63% वोटिंग हुई है। यह जो वोटिंग परसेंटेज है ये बता रहा है क्या हिजाब का असर है, क्या हिजाब ने उन पार्टियों का काम कर दिया जो चाह रहे थे डराकर वोट लिया जाए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं इन सीटों पर मुसलमानों का किस कदर दबदबा रहा है, मुस्लिम वोटर का, ये आप देख रहे हैं। आपको बताऊं दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। 55 में करीब आधी सीटें मुस्लिम बहुल हैं। 9 जिलों में 50% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम है। मोर देन 50%, 50% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं इन सीटों पर। 7 विधानसभा सीटों की बात बताऊं मैं आपको तो 55% मुस्लिम वोटर हैं। 20 सीटों पर 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। रामपुर सदर सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। तो क्या यही वजह रही वोटिंग की? आइए अब आपको सुनवाते हैं जो वोट देने पहुंचा, महिलाएं क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। क्या हिजाब उन्हें खींच लाया पोलिंग बूथ तक? सुनिए जरा। ये लड़कियों का अपना, मैं हूँ, मैंने हिजाब नहीं ओढ़ा, खलो मैंने उतार दिया, मेरी मर्जी है। मेरे पापा ने कुछ बोला नहीं, सबका अपना अपना चॉइस है। जब राइट टू स्कर्ट, जब आप जब स्कर्ट पे बोलते हैं कि स्कर्ट पे आपका राइट है, आप पहन सकते हैं, इट्स हर चॉइस, तो हिजाब पे क्यों नहीं है? पहले से लोग बुर्का ओढ़ते चले आ रहे हैं। ये थोड़ी कि आज की बात है कि हम लोग आज ही ओढ़ रहे हैं बुर्का। ये तो हमारा मजहबी वो है कि हम लोग बुर्का पहनते हैं। ये तो हिजाब है, अपना धर्म का मामला है। कोई तिलक लगाता है, कोई भगवा पहनता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में हिजाब है तो हिजाब है, इस पे राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। हिजाब जो है, जिस तरह हम कोई मोबाइल लेते हैं, एक मोबाइल एक छोटी सी मिसाल है, उसको हम कवर करके रखते हैं तो वो ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है। इसी तरह जो ये हमारा पर्दा, हमारा बुर्का, हमारा हिजाब है, मतलब हमें बुरी नजरों से, बुरे उससे बताता है। हिजाब तो हमारे पास रहेगा ही। देखो ये तो हमारी वो है, हिफाजत हो लड़कियों की इससे, औरतों की, ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम इसको उतार नहीं सकते। हमें तो ये लगता है कि जिसके जैसे मन हो वैसे भी, जैसे हमारे इस्लाम धर्म में ये वाजिब है, तो इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम तो पर्दे में रहते हैं भाई, ये तो हमारा दीन है, ईमान है, इस्लाम है, गर्व है हमें, अपना हिजाब के ऊपर गर्व है हमें। ये तो हमारी पहचान है भाई, यही हमारा धर्म है, ये हमारा ईमान है। ये नहीं है कि बनावटी हमने ओढ़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब कौन से धर्म में नहीं है? आपके धर्म में है हिजाब करना नहीं आया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सा धर्म कहता है कि हिजाब ना करो? हिजाब जो है हम लोग को दुनिया में आके नहीं मिला है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। फर्स्ट बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, और सेकंड बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी धर्म अपना पर्दा नहीं छोड़ेगा, तो हम कैसे छोड़ दें? तो क्या हिजाब वो काम कर गया जो ये सियासतदान चाह रहे थे? पहले फेज की वोटिंग दिखाता हूं, ये देखिए जरा, कैराना की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। कैराना में भी बम्पर वोटिंग हुई। फर्स्ट फेज में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा मुजफ्फरनगर की, देखिए, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। ये जो वोटिंग है ये बता रही है क्या हिजाब के नाम पर लोगों को डराया गया, इसको मुद्दा बनाया गया, क्या इसने असर किया है? आइए आपको बताता हूं कि पहले चरण में मुस्लिम सीटों पर कितनी वोटिंग हुई है, देखिए जरा। और मैं आपको तुलनात्मक तरीके से बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। इसी सीट पर, ये जो मुस्लिम बहुल सीट है, 2017 में देखिए 67% वोटिंग हुई थी। 22 में 70% से ज्यादा शामली में वोटिंग हुई। अगला जिला देखिए जरा, मेरठ 2017 में 63% था। मेरठ में ही 2022 में 65% से ज्यादा वोटिंग हो गई। हापुड़ में देखिए 65%, लगभग 65.5% से ज्यादा वोटिंग 17 में हुई। अभी 67% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये आप अगर आप नोटिस करें कि हर सीट पर, हर जिले पर 2 से 3% वोटिंग बढ़ी है। क्या हिजाब की वजह से, इस मुद्दे की वजह से हर मुस्लिम बहुल सीट पर 2 से 3% वोटिंग बढ़ी है? यह वजह है। बागपत देखिए लगभग 65% वोटिंग हुई और 2022 में, यानी इस बार
65.5% वोटिंग हुई। बुलंदशहर देखिए लगभग 64.5% वोटिंग हुई। यहां भी देखिए वोटिंग परसेंटेज में इजाफा है, 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर ये भी मुस्लिम बहुल है, लगभग 66% वोटिंग हुई, 65.97%। और 2022 में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है, लगभग 67% वोटिंग मुजफ्फरनगर में हुई है। ये बताता है कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले चरण में मुस्लिम वोटर कितने थे किस सीट पर, इससे आपको अंदाजा होगा। ये आपके सामने देखिए जरा। शामली में मुस्लिम वोटर 41%, मेरठ में 34%। मूव करेंगे इसे। हापुड़ में 32% मुस्लिम वोटर है, बागपत में 28%। और यहीं सबसे ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है तीसरे चरण में। चौथे चरण में सेंट्रल यूपी से आप जब ईस्टर्न यूपी की तरफ जाएंगे, मध्य उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा बेहतर तरीके से कि वहां परसेंटेज बढ़ रहा है या हिजाब ही मुद्दा है। बुलंदशहर में 22% वोटिंग, मुजफ्फरनगर में 40% मुस्लिम वोट है। ये मुस्लिम वोट मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं कि इस दौरान जब वोटिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर में रैली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम पुरुषों के लिए क्या कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि अब मुस्लिम महिलाओं का उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। सुनिए सर। पहले 2 चरण के आधार पर मैं विश्वास से कह रहा हूं। चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। आज की एक और बड़ी खबर, बात हिजाब की कर रहे थे तो आज कर्नाटक से हिजाब की कुछ तस्वीरें सामने आई कि आज सोमवार तक कोर्ट ने बैन किया था, तो आज हिजाब पहनकर ही छात्राएं कॉलेज और स्कूल पहुंच गई, लेकिन हिजाब के साथ नो एंट्री दी गई। पहली तस्वीर देखिए, टीचर को मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टीचर हिजाब में पहुंच गई तो उसके बाद इन्हें हिजाब उतारना पड़ा। कॉलेज के बाहर हिजाब उतारने के बाद इनको एंट्री दी गई है। हिजाब उतारने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कर्नाटक के मांड्या की। दूसरी तस्वीर, ये टीचर को देख लिया। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट भी हिजाब में गई थी तो कॉलेज के बाहर ही हिजाब उतारा गया, उसके बाद इनको एंट्री मिली है कॉलेज के अंदर, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक यानी सोमवार तक हिजाब पर पाबंदी है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो छात्राओं ने हिजाब उतारा और ये देख रहे हैं आप, सभी ने हिजाब बाहर गेट पर उतारा और उसके बाद अंदर कॉलेज के एंट्री दी गई। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसी छात्राएं भी थी जिन्होंने हिजाब नहीं उतारा, उसके बाद वो कॉलेज से देखिए गेट बंद किया गया और वो बाहर चली गई। आइए अब आपको बताता हूं हुआ क्या। कॉलेज पहुंचने के बाद क्या इन छात्राओं को पता नहीं था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कैसे एक्शन लिया, आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कॉलेज में हुआ क्या।
विवाद के बाद स्कूलों का पहला दिन था आज सोमवार को। 10वीं क्लास तक की छात्राएं स्कूल पहुंच गईं। कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची थी स्कूल में और हाईकोर्ट ने कहा था कि धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं जाने, उस पर रोक लगाई थी सोमवार तक। स्कूलों के गेट पर हिजाबी छात्राओं को रोक दिया गया कि आपको अंदर एंट्री नहीं है। परिजनों की स्टाफ के साथ वहां पर नोकझोंक भी हुई। वो जिद करने लगे कि छात्राओं को अंदर हिजाब में ही एंट्री दी जाए, लेकिन प्रशासन ने नहीं दी। हिजाब उतारकर स्कूल क्लास में एंट्री हुई। टीचर्स को भी हिजाब उतरवाकर ही एंट्री दी गई। उडुपी में स्कूल के आसपास पहले ही धारा 144 लगाई गई है, ज्यादा भीड़ ना जुटने पाए। 19 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।